Hello and जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी कॉमर्स। ये डेडिकेटेड चैनल है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए और आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स हम इसी एक चैनल में कवर करते हैं। हाँ, वो चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कॉमर्स हो, अकाउंटेंसी हो, इवन इंग्लिश हिंदी तक को हमने नहीं छोड़ा है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आपके सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट। पैरामीटर्स? कोई मीटर लगा के माच रहे हैं क्या? नहीं, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब ऐसा क्या चीज़ है जिससे आप पता कर लोगे कि डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री का। क्या बताइए, आप कैसे पता करोगे कि कोई कंट्री डेवलप हो रही है? हाँ, एक कह सकते हो कि आप इनकम से बता सकते हैं, है ना। तो एक इंडिकेटर ये हो सकता है कि आप इनकम से मेजर कर सकते हो, नेशनल इनकम से या पर कैपिटा इनकम से। तो इसको कहेंगे इनकम बेस्ड मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। अब इसमें यूज करते हैं किसका? पर कैपिटा इनकम का। ठीक है। दूसरा है वो इंडिकेटर्स जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताते हैं, जिससे इकोनॉमिक क्वालिटी ऑफ लाइफ भी लोगों की इंप्रूव हो रही है कि नहीं, लोगों के जीवन का स्तर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। उसके लिए फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बेसिक नीड इंडेक्स है और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पर कैपिटा इंडेक्स। हाँ, दो इंडेक्स बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, पर कैपिटा इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पर पहला टॉपिक है मेरा क्या? पर कैपिटा इंडेक्स, मतलब एवरेज इनकम, प्रति व्यक्ति इनकम। हाँ, और अगर मुझसे आप कहेंगे सर फॉर्मूले से समझा दीजिए, तो मैं कहूँगा बड़ा आसान फॉर्मूला है। फॉर्मूला है पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम, अर्थात पूरे देश की इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। सिंपल, देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? एक व्यक्ति की इनकम आ जाएगी। सिंपल है। अब आते हैं पर कैपिटा इंडेक्स के बारे में फिर से समझते हैं। तो पर कैपिटा इंडेक्स को सबसे कॉमनली यूज्ड इंडेक्स माना गया है, सबसे वाइडली यूज इंडेक्स यही है। हाँ, अगर पता करना चाहते हैं कि किसी देश में डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। 1950 में हमारी पर कैपिटा इनकम थी 3200। 1960 में हमारी पर कैपिटा इनकम थी 3700। अगेन 1970 में हमारी पर कैपिटा इनकम थी 5000। 1980 में हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई 6300। तो ओवर द पीरियड हम देख रहे हैं, हाँ, ओवर द ईयर्स हमारी पर कैपिटा इनकम क्या हो रही है? लगातार राइज हो रही है। तो आप क्या कहते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं? आप कहोगे डेफिनेटली सर डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये भी एक तरीका है मेजर ऑफ डेवलपमेंट का, पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट का, है ना, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है, क्या पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज होगा अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी। ठीक है ना। तो क्या कीवर्ड है? आउटपुट पर हेड ऑफ द पॉपुलेशन, जिसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, क्योंकि प्रति व्यक्ति आउटपुट या इनकम इंक्रीज होगी नेशनल इनकम के इंक्रीज होने के साथ ही। बट क्या ये सही रहेगा कि हम पर कैपिटा इनकम से, आप क्या कहते हो, पर कैपिटा इनकम एक अच्छा तरीका है आपके डेवलपमेंट को मेजर करने का? आओ मैं तुमको एक एग्जांपल देके पूछूंगा और तुम्हें बताना होगा। हाँ, तुम्हें पूछूंगा कि तुम बताओ तुम कौन से कंट्री में रहना पसंद करोगे, ए में और बी में, और ये भी बताना है ए में क्यों या बी में क्यों। चलिए दो कंट्रीज के पास ले चलता हूं। पहली कंट्री है कंट्री ए। कंट्री ए में इनकम कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखना। कंट्री ए में इनकम है ध्यान से देखिएगा तभी मुझे बता पाएंगे आप। चलो कंट्री ए में मान लेते हैं 5 पीपल हैं। ठीक है, कंट्री ए की आबादी पॉपुलेशन कितनी है?
ओ क्या हो रहा है? ये कंट्री ए की पॉपुलेशन है, ये है कंट्री ए यहाँ, और कंट्री बी ले चलता हूँ, कलर चेंज कर दूँ, कंट्री बी, ये रही कंट्री बी। कंट्री बी छोटा हो गया क्या? नहीं, आओ कंट्री बी ले चलता हूँ। कंट्री बी में ध्यान से देख रहे हैं, कंट्री बी में क्या हो रहा है? ये है पर कैपिटा इनकम। मैं कुछ अज्यूम पर कैपिटा इनकम लिख रहा हूँ, है ना, और इससे आपको बता रहा हूँ कि व्यक्ति क्या कमा रहे हैं। किसी की इनकम ये है ना, किसी की इनकम ये भी है, और किसी और की इनकम भी ले लेते हैं। 5 ले लेते हैं इसमें भी, हाँ एक और ले लेते हैं, चलो एक और ले लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कैपिटा इनकम निकालना बहुत आसान है। पर कैपिटा इनकम, ये एक व्यक्ति की इनकम है। एक व्यक्ति की इनकम 48,000 है, एक की 500 है, एक की 400, फिर 600, फिर 500। तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है ग्रॉस नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, यही है फॉर्मूला। ग्रॉस नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? सबको ऐड कर देंगे, ऐड कर दीजिए सबको, यस, सबका सम निकाल दीजिए। प्लस करने पे आपके पास कितना आ रहा है? देखिए प्लस करने पे कितना आ रहा है बताओ? प्लस करने पे आ रहा है 50,000 और अपॉन 5, सो पर कैपिटा इनकम आ रही है 10,000। ठीक है, ये हो गया कंट्री ए की पर कैपिटा इनकम। आओ कंट्री बी देखें। कंट्री बी की पर कैपिटा इनकम भी ऐसे ही निकलेगी। कैसे निकालेंगे? पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, यही है फॉर्मूला। ग्रॉस नेशनल इनकम के लिए प्लस करेंगे 10,800 प्लस करो 9,200, 11,000 प्लस 20,000, हाँ ये 10, 20,000 डिवाइडेड बाय 5। हाँ यहाँ भी पर कैपिटा इनकम आ रही है 10,000। अब तुमको पूछ रहा हूँ मैं, दोनों देश तो बराबर हैं, दोनों की डेवलपमेंट एक जैसी है, क्योंकि यहाँ भी पर कैपिटा इनकम है 10,000 और यहाँ भी पर कैपिटा इनकम है 10,000। हाँ, कौन से कंट्री में तुम रहना चाहोगे? हाँ तुम्हें बताना है। यस, मेरे रॉक स्टार्स हैं अगर आप, और आप इसको ईमानदारी से देख रहे हैं तो ज़रूर बताइए, विच कंट्री वुड यू लाइक टू लिव? कंट्री ए में रहना पसंद करोगे कि कंट्री बी में, और क्यों? हाँ, मुझसे पूछ रहे हो क्या कि सर आप किस में रहेंगे? मुझसे, मेरी चॉइस तो मैं तो भाई कंट्री बी में रहना पसंद करूँगा। कंट्री बी है एक डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका है या जापान है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? डिफरेंसेस ऑफ इनकम क्या है? कम है। हाँ, ज़्यादातर सोशलिस्ट देश भी ऐसे ही होते हैं। हाँ, सोशलिस्ट कंट्रीज़, कम्युनिस्ट कंट्रीज़, जहाँ पर क्या है वाइड फ्लक्चुएशंस ऑफ इनकम नहीं होती। देखिए आप, जो पर कैपिटा इनकम आ रही है वो लगभग इन सब के बीच में ही आ रही है, 10,800, 9,200, 11,000। मतलब कोई बहुत रिच भी नहीं है इनमें और कोई बहुत पुअर भी नहीं है, सबकी इनकम इसी 10,000 के नज़दीक है। जबकि इधर आ जाओ, कंट्री ए में आ जाओ, ए कंट्री में मुझे लगता है ये तो वहाँ का राजा है लगता है, क्योंकि मेजर इनकम तो, मेजर क्या, कई टाइम्स पर कैपिटा इनकम का मैनी फोल्ड टाइम्स तो इनकम इसी के पास है। बाकी सब तो लगता है भिखारी हैं, या कहें क्यों? अगर कंट्री ए में रहोगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपकी पर कैपिटा इनकम जो है दिखेगी तो 10,000, एक्चुअली में पर कैपिटा इनकम तो एक ही व्यक्ति के पास सबसे हाईएस्ट है, एवरेज इनकम एक ही व्यक्ति के सबसे हाई है। तो क्या है डीमेरिट, क्या है समस्या इस पर कैपिटा इनकम के मेजरमेंट में? आप मेजर नहीं कर पा रहे हो। देखने में दोनों कंट्री बराबर लग रही है, हाँ दूर से देख रहे हैं तो कंट्री ए और कंट्री बी हम लोग को दोनों क्या लग रही है? एक जैसी लग रही है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम सेम है। पर ये कंट्री में क्या हो रहा है? वाइड क्या है? डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ है। इसमें कुछ एकदम अमीर हैं तो बाकी सब क्या है? एकदम गरीब है। और जबकि इसमें देखो तो इसीलिए पर कैपिटा इनकम को हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या करता है? ये अच्छा इंडिकेटर नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है डेवलपमेंट मेजर करने का।
ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनकी इनकम से तो नहीं पता चल रहा है इनके सोशल डेवलपमेंट हो पा रहा होगा। तो सोशल, इकोनॉमिक, है ना, अदर वेलबींग इसमें नहीं पता चल पा रहा है। मतलब देश में गरीबी है, क्योंकि दिख ही रहा है गरीबी है, एक ही आदमी सबसे ज़्यादा इनकम होल्ड कर रहा है, तो वाइड गैप है कि नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा होगी यहाँ पर, और यहाँ पे आ जाओ तो इसीलिए पर कैपिटा इनकम क्या है, धोखा दे रहा है हम लोग को, है ना, कंफ्यूज कर रहा है। इसीलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, त्याग देंगे। ये है इसकी लिमिटेशंस। आइए बुकिश लिमिटेशंस समझाते हैं आपको पर कैपिटा इनकम की। सबसे पहला लिमिटेशन, बुकिश लिमिटेशन क्या है, आइए। सबसे पहला लिमिटेशन है कि पर कैपिटा इनकम डज नॉट कंसिडर कॉम्पोजिशन ऑफ आउटपुट। दैट मीन्स जो आउटपुट निकला है वो किस चीज पे आउटपुट निकला है। हो सकता है देश के पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो गई हो, पर हमने वेपन्स बहुत प्रोड्यूस कर दी हो। हाँ, ग्रॉस नेशनल इनकम बढ़ गई, देश में मिलिट्री गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, सिविलियन गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, ये भी तो हो सकता है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इफ देर इज एन इंक्रीज इन द टोटल आउटपुट, है ना, बट इट इंक्रीज हैज रिजल्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ नॉन सिविलियन गुड्स। हमने बहुत सारे हथियार बना दिए, बहुत सारी मिसाइल्स बना दी, नतीजा क्या हो गया, देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, क्योंकि आउटपुट बढ़ने से पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, आपको पता ही है ना। पर कैपिटा इनकम सिर्फ इनकम से नहीं है, आउटपुट से भी मतलब रखता है, ठीक है। तो नतीजा क्या हो जाएगा, देश में वेलफेयर तो हो नहीं रहा है कहीं पर। क्यों, हथियारों से वेलफेयर हो जाएगा क्या हमारा, नहीं। दूसरा प्रॉब्लम है कि पर कैपिटा, क्या लिमिटेशंस हैं पर कैपिटा इनकम लेने में, उससे अगर डेवलपमेंट को मेजर करेंगे तो क्या समस्या आ रही है। पर कैपिटा इनकम डज नॉट टेक इनटू अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये नहीं बताता है कि गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर है कि नहीं। क्या गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, ये नहीं बता पाता है। ये बता दे देगा कि पर कैपिटा इनकम कितनी आ रही है, एवरेज इनकम कितनी आ रही है, ठीक है ना। तो हो सकता है इनकम में कुछ ही लोग, हो सकता है कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो गई है क्योंकि कुछ ही लोग जो कि हैंडफुल लोग हैं, और वही और इंक्रीज अमीर होते जा रहे हैं। अब एग्जांपल देता हूं, देश में अदानी, देश में अंबानी, देश में टाटा, यही और अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं, और हमको लग रहा है वाह देश की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, पर आम आदमी की तो जेब में पैसे ही नहीं आ रहे हैं, ये रिच बिजनेसमैन और रिच होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि नहीं, ऐसा हो सकता है, क्या कहते हो। नाम सुना है ना तीनों का, अदानी, अंबानी, टाटा, नाम सुना है ना। पता लगा इनकी वेल्थ तो इंक्रीज होती जा रही है, इनका बहुत बड़ा कॉर्पोरेट क्या बिजनेस और एक्सपेंड करता जा रहा है, तो ये पहले से ही रिच थे और रिच हो जा रहे हैं, सुपर रिच हो जा रहे हैं, और देश की पर कैपिटा इनकम राइज हो जा रही है, पर आपके और मेरी पॉकेट में पैसा नहीं आ रहा है। हो सकता है ऐसा। तो हो सकता है कि कुछ ही हैंडफुल ऑफ पीपल, रिच पीपल और रिच हो जाए, और बाकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल रिमेन पुअर हो जाए। तो ये पर कैपिटा इनकम मेजर नहीं कर पाती है। ये तो बता देगी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, घट रही है, पर ये पॉइंट नहीं बता पाती है, ठीक है। अगला लिमिटेशंस, नेक्स्ट लिमिटेशन है पॉवर्टी की लिमिटेशंस। क्योंकि पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज हो रही है, पर क्या पॉवर्टी कम हो रही है क्या देश में, वैसे पॉवर्टी क्या है, इफ द पीपल आर अनेबल टू गेट द बेसिक बेयर नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ। अगर जीवन की जो सबसे जरूरत की चीजें हैं वह भी हम नहीं कमा पा रहे हैं, अपने पैसों से खरीद पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम गरीब हैं भाई। हम 2 वक्त की रोटी नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, इतने पैसे नहीं कमाते हैं, हम तन को ढकने के लिए कपड़े नहीं खरीद पा रहे हैं, तो हम गरीब हैं। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये पर कैपिटा इनकम डिसाइड करेगी। पर मैंने कहा पर कैपिटा इनकम इसको नहीं बता पाती है, ठीक है। डिस्पाइट द इंक्रीज इन पर कैपिटा, हो सकता है आपकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाए, पर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव ना हो। हाँ, मैं कौन सारे देश का नाम बता सकता हूँ जहाँ पे पर कैपिटा इनकम कई लाखों में भी है। हाँ, वेनेजुला की इसका एग्जाम्पल देता हूँ। वेनेजुला नाम सुना है क्या, एक छोटा सा साउथ अफ्रीकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। वहाँ की पर कैपिटा इनकम 4 लाख 5 लाख के आसपास है। मतलब कि 5 लाख रुपया लोग कमा रहे हैं वहाँ के, उस देश की करेंसी के हिसाब से। पर जानते हैं वहाँ पे क्या है, हाँ 5 लाख रुपए की इनकम में तो एक क्या 2 महीने की आपके मुश्किल से क्या होता है, बच्चों की सिर्फ फीस भरी जाती है वहाँ पर। सही सुना आपने, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा चरमसीमा महंगाई है। वहाँ पर फूड ग्रेन्स हमारे देश के 20 टाइम्स महंगे हैं, समझ गया ना। तो नतीजा क्या हो रहा है, इतनी इनकम होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा है
कि उनकी इनकम क्या कर रही है, उनके लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। तो अगेन पर कैपिटा इनकम अच्छा इंडिकेटर नहीं है गरीबी का, ठीक है ना, क्योंकि कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं ये पर कैपिटा इनकम नहीं बता पा रही है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, यस पुअर हैं, इतने पुअर हैं कि वो बेयर बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। नेक्स्ट लिमिटेशंस है, एन इंक्रीज इन इनकम इज नॉट अ सफिशिएंट इंक्रीज इन वेलफेयर। हो सकता है पर कैपिटा इनकम जैसे इंडिया की इंक्रीज हो रही है लगातार, आप देखेंगे मैंने एक एग्जांपल से दिखाया कि इंडिया की पर कैपिटा, वो अज्यूम्ड एग्जांपल था मेरा, लगातार इंक्रीज होती जा रही थी, बट कहां ये प्रूफ हो रहा है कि देश में वेलफेयर इंप्रूव हो रहा है, कहां ये प्रूव हो रहा है कि देश में डेवलपमेंट इंप्रूव हो रहा है। हो सकता है कि पर कैपिटा इंक्रीज हो रही है, बट वो जो इंक्रीज हो रहा है वो मोर वर्क की वजह से, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हो रहा है। हो सकता है इनकम तो इंक्रीज हो गई पर हमारा एनवायरमेंट ध्वस्त हो गया, पॉल्यूटेड हो गया एकदम। तो ऐसा फायदा लेके क्या करेंगे, हम पूरे देश के रिसोर्सेज ही निकाल डालें, सारे जो माइंस हैं उससे सारा कोल, सारे मिनरल निकाल डालें और अमेरिका को बेच दें, जापान को बेच दें, कहें पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो गई। हाँ भाई इंक्रीज तो हो गई, पर अपने आप को कंगाल करके इंक्रीज हो गई, फ्यूचर जनरेशंस को तो हमने खत्म ही कर दिया। समझ रहे हो ना, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो पर कैपिटा इनकम क्या नहीं करती है, पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ परफेक्ट, ये एक परफेक्ट इंडेक्स नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। क्यों? क्योंकि डज नॉट मेक अलाउंस फॉर द कॉस्ट। ये नहीं बताता है कि इस पर कैपिटा इनकम को अधिक करने के लिए हमने क्या कीमत चुकाई। मैंने कहा हमने कीमत ये चुकाई कि हमें पहले से कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, हमने कीमत ये चुकाई कि हमने अपने एनवायरनमेंट को ही खराब कर दिया, पॉल्यूटेड कर दिया है और हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए, डिप्लीट हो गए हैं। तो ऐसा डेवलपमेंट करके क्या फ़ायदा होगा, समझ गया ना। तो ये पर कैपिटा इनकम नहीं बताता है। आइए, ये सब लिमिटेशंस हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर कैपिटा इनकम कभी टेक ही नहीं केयर करता है, जैसे ज़्यादातर सर्विस सेक्टर्स। देखिए सर्विस ऑफ हाउसवाइफ्स, क्यों मदर्स नहीं टेक केयर करती अपने बच्चों की। आपकी मम्मी आपके लिए फूड नहीं बना रही है, आपके घर की देखभाल नहीं कर रही है, हाउस को मेंटेन नहीं रख रही हैं, एकदम कर रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो हमारी मदर्स, हमारे फादर्स कर रहे होते हैं, है ना, घर की गार्डनिंग करना, टीचिंग करना। पर क्या इनकी सर्विसेज को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं? जवाब है नहीं। ठीक है ना। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या रीज़न जानते हैं? क्योंकि इनकी सर्विस आउट ऑफ लव है, आउट ऑफ अफेक्शन है, रिगार्ड है। और क्या इसकी कोई कीमत बता सकते हो? क्या आपके माँ के हाथ के बने खाने की कोई कीमत हो सकती है? एकदम नहीं हो सकती है। माँ जैसा खाना तो शायद कोई रेस्टोरेंट, कोई कैसा भी बना ले, कितना भी अच्छा लगता हो शायद मुझे बाहर में खाना, पर माँ के हाथ का खाना से अच्छा दुनिया का कोई भी रेस्टोरेंट नहीं होगा। मानते हो उस बात को ना? तो क्या कहना चाहते हैं? तो मदर और फादर, हाउसवाइफ्स और मैनफॉक, ठीक है, घर के जो पुरुष लोग हैं, इनके द्वारा जो घर को जो सर्विसेज दी जा रही हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। नेशनल इनकम में इनका योगदान ऐड नहीं होता है। समझ गए? ये भी एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम नेशनल पर कैपिटा इनकम को जब दूसरे देश से कंपेयर करते हैं, जैसे इंडिया को कंपेयर करें चाइना से, इंडिया की पर कैपिटा इनकम कंपेयर करें, मैंने एग्जांपल दिया वेनेजुएला से, तो आप में बहुत डिस्पैरिटी दिखेगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? आओ देखें कंपैरिजन करने में। भाई हम लोग की करेंसी सेम नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है। हम जो करेंसी यूज़ कर रहे हैं इंडिया में रुपी यूज़ कर रहे हैं, चाइना यूज़ कर रहा है युआन यूज़ कर रहा है कि नहीं है? और क्या प्रॉब्लम आएगी? डिफरेंट इन कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। जो सोशलिस्ट कंट्री है, जैसे मैंने चाइना का एग्जांपल दिया, अब ये लोग नेशनल इनकम में कभी भी सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ मटेरियल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, अर्थात वो चीज़ें जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ठीक है ना, सर्विसेज को इंक्लूड ही नहीं करते। जबकि हमारे देश में, इंडिया की बात करो तो सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, इंजीनियर्स, सीए, बैंकर्स, क्यों इनकी सर्विस क्या हम लोग नहीं लेते हैं? एकदम लेते हैं और इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड भी करते हैं। ये लोग नहीं इंक्लूड करते हैं। तो इनका पर कैपिटा इनकम, हमारा पर कैपिटा इनकम तो अलग आएगा ही आएगा। तो तुलना कर सकते हो उनके साथ अपने देश की। चाइना से अपनी तुलना करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि वो लोग सोशलिस्ट कंट्री है और हम लोग मिक्स्ड इकॉनमी है। ये समस्या आती है। और क्या समस्या आती है पर कैपिटा इनकम की? कि पर कैपिटा का जो इंडेक्स है
हाँ, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कंट्री सबका अलग अलग है। क्या चीज? अलग अलग देश के स्टैंडर्ड अलग हैं, और वो किस पे डिपेंड करते हैं? प्राइस लेवल्स पर। मैंने बताया, एग्जांपल देता हूँ तुम्हें कि कुछ कंट्री ऐसी है हमारे देश में, वैसे आपको मालूम है, एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि प्याज कितने का? हाँ, अरे प्याज, तुम कहोगे सर ये प्याज बीच में कहाँ से आ गया, है ना? कांदा बीच में, कांदा इसको बोलते हैं ना महाराष्ट्र में। हाँ, ये प्याज कितने का है? मैं कहता हूँ एवरेज में प्याज हमारे देश में 30 रुपीज़ का है, 30 रुपीज़ पर केजी है। हाँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके स्टेट में किसी में 40 होगा, किसी में 50 भी चला गया होगा, और कहीं 20 भी होगा, इसलिए मैंने एवरेज प्राइस लिख दिया। पर क्या आप ये जानते हैं कि ये कांदा मतलब प्याज रुपीज़ इंडिया में मेजर करेंगे तो 70,000 रुपीज़ के करीब आता है पर केजी। कहाँ कहाँ कहाँ? इंडिया में नहीं, इंडिया में नहीं, इंडिया में 70,000 का नहीं है, वेनेजुएला में है। कितने का है? 70,000 रुपीज़ पर केजी। बाप रे, 1 किलो प्याज लोगे 70,000 इंडिया के रुपीज़ दोगे तो, वहाँ की करेंसी को मैं इंडियन करेंसी में कह रहा हूँ, तो 70,000 रुपये देना पड़ेगा। अरे बाप रे, क्या है भाई? तो ऐसे देशों के साथ अगर हम तुलना करें तो हम तो कहीं इसके आगे कुछ ठहरते ही नहीं है ना? हमारी पर कैपिटा इनकम तो बहुत ही डिफरेंट होगी उनके मुकाबले, क्योंकि मैंने कहा प्राइस लेवल्स, परचेजिंग प्राइस लेवल्स सबके यहाँ अलग अलग होंगे। हमारे यहाँ गोल्ड का रेट क्या है, उनके यहाँ गोल्ड का रेट क्या है? क्या सेम है क्या? नहीं। समझ गए? मैंने ओनियन के एग्जाम्पल से समझाया, आप उसको और एक और जनरल भी प्रोस्पेक्टिव में समझ लेना। तो ये प्रॉब्लम है अगर कंपैरिजन करेंगे दूसरे देशों में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और प्रॉब्लम है, इट इज नॉट एन एडिक्वेट मेजर। ये डेवलपमेंट का एडिक्वेट मेजर नहीं है। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट कंसिडर वेरियस एस्पेक्ट। कभी भी पर कैपिटा इनकम ये नहीं बताता है कि आपके देश में सोशल डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आए कि नहीं आए। अगर इन तीनों को भी कंसिडर करें तभी तो समझ में आएगा कि पर कैपिटा इनकम यस राइटफुली क्या कर रही है, जस्टिफाई कर रही है। तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं पर कैपिटा को यूज करने में, इसीलिए आजकल हम लोग पर कैपिटा को यूज नहीं करते हैं। सारी लिमिटेशंस जो मैंने बताई वो एक शॉर्ट में लिमिटेशंस यहाँ पर है। सारी लिमिटेशंस एक एट अ ग्लांस आप देखना चाहें तो इसमें से कर सकते हैं। वो डिटेल्ड था, पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन था, है ना? हर एक पॉइंट को हमने एक्सप्लेन किया है, इसी पॉइंट्स को, ठीक है? और अगर आपके पास पॉइंट्स नहीं है तो आप इसको टेंशन ना लीजिए, इसका वहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको क्या करूँगा, लिंक दे दूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। यहाँ पर इसके ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं। ये मैंने आपकी जो इकोनॉमिक्स की बुक है ना, उसको क्या किया है, यस चर्न अप करके बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला और सबसे मेन इंडेक्स जिसके बारे में हमको पढ़ना है इस चैप्टर में वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? मैंने बताया तो, हम मेजर करना चाहते हैं देश का डेवलपमेंट, और इंडिकेटर क्या है डेवलपमेंट का? मैंने कहा पर कैपिटा है, कि देश डेवलप कर रहा है। कैसे पता करेंगे? पर कैपिटा इनकम से डेवलप पता करेंगे, पर मैंने कहा पर कैपिटा में तो बहुत कमियां है। तो अगला इंडिकेटर कौन सा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिससे पता करेंगे कि देश डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किसने बताया? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बताने वाली बॉडी का नाम है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम की एक एजेंसी यूनाइटेड नेशन की। इसने सबसे पहले एचडीआई बनाया, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कब बनाया? 1990 में बनाया। 1990 में सबसे पहली इसकी रिपोर्ट बनाई गई, ठीक है? उसके बाद हर साल क्या होता है, इसकी एक रिपोर्ट आती है यूएनडीपी की। इसमें देशों को रैंक किया जाता है। क्या? देशों को रैंक किया जाता है फ्रॉम 0 to 1, बस इसका स्कोर होता है ये 0 से लेके 1 तक। 0 सबसे लोएस्ट स्कोर है और 1 सबसे मैक्सिमम स्कोर है फॉर एचडीआई का। और ये स्कोर किस पे बेसिस पे मिलेगा? ये स्कोर मिलेगा वहाँ पर लाइफ की क्वालिटी कैसी है, वहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, ठीक है? वहाँ पर फ्यूचर मतलब एनवायरनमेंट और इसके पर क्या है। तो कई अदर फैक्टर्स पे जो इंसान को सेंटर पर रख के स्टडी की गई है। क्या मेन बात है इनकी अप्रोच का? सबसे मेन चीज है दे पुट पीपल एट द सेंटर, इसीलिए नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है? जो भी क्या हो, यस पीपल की चॉइसेस को वाइडन करे। आइए डेफिनेशन देखते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में डेफिनेशन बताई गई है
कि द प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल चॉइसेस। क्या? वाइडनिंग पीपल चॉइसेस। याद कर लो भाई, बाद में क्यों मेहनत करना, दोबारा क्यों बुक खोल के याद करना। मैंने जो करा दिया इज मोर देन इनफ, इसके अलावा कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मैं जितना पढ़ा दे रहा हूं, आई एम टेलिंग यू, यू नीड नॉट इवन टर्न द बुक्स, नीड नॉट टर्न द पेजेस, ये सब कुछ इसमें उपलब्ध है। हाँ, मैं आपके सिलेबस को फॉलो कर रहा हूं और वो जितना मैं बता रहा हूं बोर्ड पे, आप बस उतना कर लीजिए, उतना लिख दीजिए। मैंने लैंग्वेज भी कोशिश की है कि थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर दी है, बट हेडिंग्स को चेंज नहीं किया है, ताकि आपके लिए क्या हो, यहीं से आप क्या करें, अपनी नोटबुक पे नोट तैयार कर लें और दी एंड। कुछ और करने की, कहीं और जाने की, कुछ और तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट? तो ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल चॉइसेस एज वेल एज रेजिंग द लेवल ऑफ वेलबींग अचीव्ड। तो अगर आपके वेलबींग का स्टैंडर्ड बढ़ जाए, आपके पास चॉइसेस बढ़ गए, जैसे आजकल बढ़ गई है। हाँ, आप मेरे क्लासेस देख पा रहे हो। हाँ, बहुत सारे मेरे रॉक स्टार्स लाइव भी मेरे साथ क्लास कर पाते हैं, करते भी हैं लाइव क्लासेस, जब हम रात को लाइव क्लासेस कर रहे होते हैं। तो आपके पास चॉइसेस बढ़ गई हैं। आप अपने क्लासेस जहाँ पढ़ने जा रहे थे, ट्यूशन, वहाँ भी पढ़ रहे हो, स्कूल भी पढ़ रहे हो, कोई और भी हेल्प कर देता है आपको ऑनलाइन, और कई सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए। क्या कहते हो? तो आपका डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? यस, यही तो कह रहा है वो, कि आपके पास क्या होनी चाहिए, बहुत सारी चॉइसेस होनी चाहिए। क्योंकि जब आपके पास चॉइस होगी तो आप बेस्ट में से दी बेस्ट ले पाओगे। समझ गए? जैसे कि आपने मुझे चुना। हाँ, आपने मुझे चुना अपने कॉमर्स का यस मेंटर मानते हुए। चलो, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, पहले यस ट्रेडिशनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज कंसिडर्ड एज द ह्यूमन डेवलपमेंट। बस लोगों का बस पैसे से डेवलपमेंट कर लो, मान लिया जाएगा। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, अब पैसे के अलावा भी डेवलपमेंट चाहिए, सोशल चाहिए, हाँ, पॉलिटिकल चाहिए और इकोनॉमिक, हर तरह से वेलबींग होना चाहिए। आइए, द मेन प्रपोजिशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या इसका मेन इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर? तो सबसे पहला है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्लूड किया गया है। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। इसमें पीपल आर नॉट जस्ट इंस्ट्रूमेंट। लोगों को यह नहीं माना गया है कि लोग सिर्फ क्या करने वाले लोग हैं, सिर्फ प्रोड्यूसर्स हैं। नहीं, हम इंसान सिर्फ प्रोडक्शन करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम मशीन नहीं हैं। यस, हम मशीन नहीं हैं, बल्कि हम वो हैं जिस पर सारा डेवलपमेंट केंद्रित है। मतलब वी आर द सेंटर अराउंड विच ऑल डेवलपमेंट नीड टू बी डन। समझ गए? इसीलिए हमारा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। और तो और, ह्यूमन डेवलपमेंट इज एंड ऑफ ऑल एक्टिविटीज। आप कुछ भी करिए, प्रोडक्शन करिए, एक्सचेंज करिए, हाँ, और डिस्ट्रीब्यूशन करिए। 3 मेन एक्टिविटीज होती है, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन। इन सब का मकसद, इन सब का एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए? ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर ऐसा होता है तभी होगा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? एक छोटा सा पार्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल और पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ, वो तो अभी इसमें जुड़ना बाकी है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ में ये ऐड हो जाएगी तब बन जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट आता है, द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू वाइडन ऑल चॉइसेस। चाहते क्या है? आपके पास क्या हो, हर एक चीज की बहुत सारी क्या हो, चॉइसेस हो। हाँ, पढ़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, इन जनरल लाइफ के लिए कह रहा हूं। आपके कैरियर्स में बहुत सारी चॉइसेस हो, है ना। आपके लाइफ में आपको यस, आप मार्केट में गए, मोबाइल खरीदने गए, तो बहुत सारी चॉइसेस हो। अगर एक ही कंपनी हो, एक ही आदमी हो मोबाइल बेचने वाला, सोचिए क्या आपके मन की बात हो पाएगी पूरी? जवाब है नहीं। तो आपके पास क्या होना चाहिए? वाइड चॉइसेस होनी हर जगह पर, थ्रू आउट द लाइफ। नेक्स्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंसर्न विथ वाइडनिंग। क्या वाइडनिंग है? नॉट मियरली इनकम, सिर्फ आपकी इनकम की चॉइसेस ना वाइड हो, बल्कि आपके इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल, इन सब चॉइसेस को वाइडन करना है। आपके हर तरह से ऑल राउंड प्रोस्पेक्ट आपका क्या होना चाहिए? इंप्रूव होना चाहिए। इसका नाम रखा गया है ह्यूमन डेवलपमेंट। इसीलिए मैंने कहा ये बहुत बड़ा टर्म है, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, सिर्फ पैसे से नहीं मेजर करता है। आओ कैसे बनाते हैं, हाँ, जानना चाहोगे कैसे बनाते हैं? तो इसको बनाने के लिए 3 बेसिक एलिमेंट्स को
3 बेसिक चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। ऐसा क्या करें कि लोगों को ह्यूमंस की लॉन्ग और हेल्दी लाइफ हो जाए। लॉन्ग भी लाइफ बोला है, ध्यान दीजिएगा, हेल्दी लाइफ भी बोला है। दूसरा, आपको अच्छी नॉलेज मिल पाए, ज्ञान मिल पाए, एजुकेशन स्कूलिंग अच्छा हो पाए, एंड लास्ट, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो पाए। वैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पे डिपेंड करता है? द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द गुड्स यू कंज्यूम। द मोर इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स यू कंज्यूम, द हायर इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये भी हम चाहते हैं, ठीक है। इस इंडेक्स में इन तीनों चीजों को इंक्लूड किया गया था। आओ कैसे इंक्लूड करेंगे, इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, ये बताने वाले हैं। टू कीप द सिंपल 3 वेरिएबल्स हैव बीन चूजन। तो मैंने 3 वेरिएबल्स बताए। पहला था लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, और लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को कैसे पता करेंगे कि लाइफ लॉन्ग है कि हेल्दी है? तो कैसे पता करेंगे? तो कीवर्ड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यूबॉर्न इज गोइंग टू सर्वाइव, अर्थात ऑन एन एवरेज एक न्यूबॉर्न कितने साल तक जीता है, हाँ उसको कहते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यूबॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव, इसे कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हमारे देश में वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है मालूम है आपको? हाँ, इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? अकॉर्डिंग टू द करंट ईयर इट इज अप्रॉक्सीमेटली 69 ईयर्स। हाँ, 69 ईयर्स। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे देश की बढ़ रही है, ठीक है ना। नंबर ऑफ ईयर्स, इसका मतलब ये नहीं कि सब 69 ईयर्स तक जिएंगे, कुछ 60 भी जीते होंगे तो कुछ 50 में ही चले जाते होंगे, बट कुछ 80 वाले भी तो होंगे, इसीलिए जब एवरेज निकालेंगे तो ये है। नेक्स्ट है, तो ये हो गया हेल्दी लाइफ वाला। दूसरा पॉइंट था नॉलेज वाला। तो नॉलेज के लिए कैसे पता करेंगे? नॉलेज के लिए पता करेंगे मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन मतलब होता है एवरेज, मतलब कितना स्कूल एजुकेशन मिला 25 साल तक या उसके अबव के लोगों को। जो लोग 25 ईयर्स या अबव के हैं उन्होंने कितना स्कूलिंग या कॉलेज लाइफ देखी। और दूसरा क्या है? एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ये क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग दैट अ चाइल्ड एंट्रेंस एज, चाइल्ड ऑफ स्कूल एंट्रेंस एज इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव। हमारे देश में वैसे एंट्रेंस एज तो 4 साल मानी गई है। 4 साल क्यों? जब आप भी ऐसे 4 या 5 साल के रहे होंगे तब आपका एडमिशन करा दिया गया। हाँ, मुझे बताओगे कि आपने एडमिशन किस में कराया था? अपना क्लास नर्सरी में कराया था कि एलकेजी में कराया था? मुझसे पूछ रहे हो? मैंने तो मेरे समय में तो हम लोग एलकेजी में पढ़ रहे थे। आपको बताना है हाँ क्या कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, अगर आपने नर्सरी या एलकेजी से ज्वाइन किया स्कूलों को और उसके आगे आप लगातार पढ़ते चले गए, तो ये चल रहा है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है ना। क्या चीज है? एक चाइल्ड का स्कूल में एंट्रेंस एज से पढ़ना और आगे रिसीव करना एजुकेशन। जरूर पढ़ रहे होगे, मुझे आपको बताना है। हाँ, आपको बताना है मुझे। यू हैव टू टेल मी यस, किस क्लास में आपने एडमिशन लिया था। हाँ, कुछ ऐसे भी होंगे शायद जो शायद 1 से पढ़ रहा हूँ, नर्सरी एलकेजी यूकेजी न पढ़े हो, ऐसा भी हो सकता है। बट मैं इन जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ कि हम लोग नर्सरी या एलकेजी में एडमिशन ले लेते हैं। आपको बताना है आपने किस क्लास में और किस एज में। हाँ, पता कर लेना, मम्मी पापा को पता होगा, तुमको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, अगर भूल गए होगे तो ठीक है, बताना मुझे, तभी इससे पता चलेगा कि कितना ईयर ऑफ स्कूलिंग आपको मिल रही है। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये किससे मेजर होता है? देश की इनकम से मेजर होता है। और देश की इनकम को हम किससे मेजर करते हैं? परचेजिंग पैरिटी से, पीपीपी। हाँ, अरे परचेजिंग पावर पैरिटी से, मतलब हमारी इनकम को हम कंपेयर करते हैं अगर वर्ल्ड की इनकम से, तो हम डिफाइन कर पाते हैं, डॉलर में कन्वर्ट करते हैं अपनी इनकम को, ठीक है। तो ये 3 इंडिकेटर्स हैं। अब आता है तो तीनों इंडिकेटर्स का नाम भी देते हैं। पहला हो जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बता दिया नंबर ऑफ ईयर्स। दूसरा है एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स, जिसमें मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ऑफ ईयर स्कूलिंग। और तीसरा है एडजस्टेड ग्रॉस डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें हम परचेजिंग पावर पैरिटी, अर्थात हमारे देश में जो पर कैपिटा इनकम है उसके मुकाबले हम कितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाते हैं, इसको मेजर करता है, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब मेजर करते हैं तो किस में मेजर करते हैं? जब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेजर करते हैं तो ईयर्स में मेजर कर लेते हैं। जब हम लिटरेसी मेजर करते हैं, एडल्ट लिटरेसी मेजर करते हैं, मतलब 25 साल से ऊपर तक की एजुकेशन को मेजर करते हैं, या जब हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जिसको हम कहते हैं आप लोग का एजुकेशन रेशियो,
स्टूडेंट का एजुकेशन रेशियो, तो वो परसेंटेज में मेजर करते हैं। एंड लास्ट रियल इनकम, मतलब इनकम इन हैंड जो आ रही है उसको मेजर करना होता है, तो हम PPP, क्या, परचेजिंग पावर पैरिटी एडजस्टेड इन डॉलर्स, इसमें मेजर करते हैं। तो कई सारे क्या है, हमने कहा हम इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत वाइड इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब मुझे लगता है यह इंडिकेटर आज पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है। तो क्या फायदे हैं इस इंडिकेटर के? सबसे बड़ा फायदा इस इंडिकेटर क्या है कि ये इंडिकेटर बहुत बड़ा इंडिकेटर है, मल्टी डायमेंशन। क्यों? क्योंकि इट इंक्लूड्स इनकम, इट इंक्लूड्स सोशल थिंग्स, जैसे एक्सपेक्टेंसी कितनी है, तो ये बड़ा इंडिकेटर है ना। जब हम पर कैपिटा इनकम की यूज करते थे, वो इंडिकेटर याद रखना, चैप्टर का नाम क्या था, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट या पैरामीटर्स, तो वो बहुत नैरो इंडिकेटर था। ये वाइड इंडिकेटर है कि नहीं है? ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंडिकेटर है, ठीक है, क्योंकि इट इज ब्रॉडर डेवलपमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। पूरे देश के परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं हमारा देश, भारत देश आगे बढ़ रहा है विश्व में कि नीचे आ रहा है। किससे? HDI से। अगर हमारे भारत का HDI, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, HDI 1960 में, मैं अपने मन से लिख रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कितना था, लेट्स से 0.613 था, लेट्स अज्यूम, मैं अज्यूम कर रहा हूं, और ये 2022 में हमारा HDI हो गया है 0.82। तो हमने क्या किया, अपना HDI बहुत इंप्रूव कर दिया यहां से यहां तक, है नहीं? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये अज्यूम्ड एग्जांपल लेकर रहा हूं। तो HDI क्या कर सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, जो UNDP बनाती है, अगर ये मेरा इंप्रूव हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, टूवर्ड्स द 1 जा रहे हैं, उसका मतलब हम ग्रो कर रहे हैं। समझ गया ना क्या कहते हैं? और क्या कर सकते हैं, HDI से हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंप्रूव हुई है, किसकी, कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स द डेवलपमेंट, कैसे पता करें कि कोई देश डेवलप हो रहा है, ठीक है। कंट्रीज का डेवलपमेंट, जैसे अगर हम चाइना को देखें, हम जर्मनी को देखें, हम जापान को देखें, ये तीनों देश वर्ल्ड वॉर के दौरान, वर्ल्ड वॉर सेकंड तक तीनों देश हमारे बराबर थे। सच में इंडिया के बराबर थे या इंडिया से कुछ नीचे ही थे। जापान तो बर्बाद हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 में, और उसी समय हम भी आज़ाद हुए थे अप्रॉक्सीमेटली 1947 में, और जापान पूरा समाप्त हो चुका था, फिर खड़ा हो गया। तो ऐसा क्या है भाई, क्या किया उन्होंने, व्हाट कंस्टिट्यूट्स द डेवलपमेंट, क्या ऐसा हुआ कि उसके देश में दी डेवलपमेंट हो गई, तो HDI कैसे इतना ऊपर चला गया, ये पता कर सकते हैं हम लोग, ये सीख सकते हैं। और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है, अर्थात हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे देश के लिए पॉलिसी बना रही है, एजुकेशन की पॉलिसी बन रही है, फॉरेन पॉलिसी बन रही है ना, इनकम की पॉलिसी बन रही है, टैक्स कितना लगेगा, उनको HDI को देखना चाहिए, HDI से जानना चाहिए कि क्या किस तरह से पॉलिसी बनाएं, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट का एक ही मकसद है, देश का डेवलपमेंट। हाँ, मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विश्वास, ऐसा कुछ कहते हैं ना, सुना है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो सबका विकास बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो सबका विकास, सबका डेवलपमेंट, ये अल्टीमेट गोल है हर गवर्नमेंट का। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, HDI को अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। अगेन वो जो चारों पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, शॉर्ट में यहां पर आ जाते हैं, डोंट वरी, ये सारे चीज मैं शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट, इंडिया की बात करें अगर UNDP के मामले में, तो हम कहां पर हैं? देखो, UNDP ने तो रिपोर्ट बना दी है, HDI की रिपोर्ट रैंक बना दी है। इसमें सबसे जो टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं, जो सबसे बेस्ट मानी जाती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, उनका नंबर कहां से कहां तक है, 0.8 से लेकर के 1 तक। 1 मैंने कहा मैक्सिमम होता है, उसमें नॉर्वे आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है। अब 0.7 से लेकर के 0.8 तक के बीच में, 0.7 से लेकर 0.8 तक के बीच में चाइना आता है, श्रीलंका आता है। श्रीलंका तो मुझे लगता है हटा दो यहाँ से, श्रीलंका का तो नाम कट जाना चाहिए। अब आपको पता ही होगा श्रीलंका में क्या हाल चल रहा है, नहीं मालूम है आपको? हाँ, श्रीलंका भी वेनेजुला की राह पे चला गया है। वहाँ देश के राष्ट्रपति का घर वहाँ के देशवासियों ने लूट लिया है, देश में बहुत महंगाई चल रही है। हाँ, श्रीलंका एक बैंक्रप्सी की स्टेज पे पहुँच चुका है, सच में दिवालिया होने की स्टेज में पहुँच गया श्रीलंका, पता होगा आपको शायद। तो अब मुझे लगा मैं नाम काट दे रहा हूँ यहाँ से,
और उसके बाद आता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिनका नंबर देखिए कितना है 0.550 से लेकर के 0.699 तक। तो जिसका HDI इसके बीच में, हम इसमें आते हैं, इंडिया इसमें आता है। देखिए इंडिया किस में आ रहा है, किस कैटेगरी में आ रहा है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। और उससे नीचे चले जाएंगे तो जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट लेस देन 0.55 से होगा, इससे नीचे होगा, 0.55 से नीचे होगा। अब नाइजीरिया, उगांडा, समझ गए ना, ये ऐसे देश हैं जहाँ पे आतंकवाद बहुत ज़्यादा है। और अफगानिस्तान की तो खैर बात ही मत करो मुझसे, तालिबान का कब्जा है इस पर, और क्या होता है आप जानते हैं इसका। तो क्या कहना चाहते हैं कि डेवलपमेंट इंडेक्स क्या कर रहा है, कई तरीके से कंट्रीज को मेजर कर रहा है। सिर्फ देखिए मैंने एक ही एग्जांपल दिया कि इसमें अफगानिस्तान में कि वहाँ पर क्या है, एजुकेशन की क्या पोजीशन होगी, जब वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, इतना स्ट्रिक्ट क्या कर रही है, रिजाइम फॉलो कर रही है। तो ये सब भी फैक्टर्स हैं, बहुत सारी, सिर्फ पैसे से नहीं नापा जा रहा है, इकोनॉमिक, सोशल, इंस्टीट्यूशनल, हर एक मेजर में क्या किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो प्लीज मेरे रॉक स्टार्स, हाँ रॉक स्टार्स आप हैं मेरे 11th के, भूलेगा नहीं कि आपको सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आप कहीं कहीं पढ़ते पढ़ते ये भूल जाते हो कि सर का सब्सक्रिप्शन, चैनल का सब्सक्रिप्शन भी करना है। तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को भी क्या बताइए, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट लगाया है आप इस सब की तैयारी के लिए। ये सारे नोट्स, लेसन वीडियोस आर एब्सोल्युटली फ्री। तो मिलता हूं अगले लेसन वीडियो में आपके ही पसंद के चैनल में, सर तरुण रूपानी कॉमर्स। बाय फ्रॉम नाउ।